जी, सवाल मेरे से है राजीव जी। जी 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 जी, आप ही से, आप ही से। जी जी। जी देखिए चुनाव, जी जी जी, जो चुनाव के पहले जो मामला था लगभग वो मामला अभी तक चला आ रहा है। पहले भी तीनों जो धड़े थे, भारतीय जनता पार्टी, अजीत पवार का एनसीपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना, इनके बीच जो सबसे बड़ी, देखिए गठबंधन के लिए सबसे आवश्यक होता है वो रहता है एक दूसरे में भरोसा। ये पूरा का पूरा गठबंधन जो बना था एक दूसरे के प्रति अविश्वास के साथ बना था और दबाव में बना था। अगर भारतीय जनता पार्टी पे कोई दबाव नहीं होता तो क्या ऐसा कोई मुख्यमंत्री अपने लिए रास्ता चुनता कि किसी और को मुख्यमंत्री बना दो और मैं उप मुख्यमंत्री रह के काम कर लूंगा? ये संभव ही नहीं था। दूसरी बात, जो शिंदे और अजीत पवार आखिरकार क्यों आए भारतीय जनता पार्टी के पास, क्योंकि उनके खिलाफ बहुत सारे मामले थे, हम सब जानते हैं। कुछ मामले क्लोज हो गए, अजीत पवार ने अपने खिलाफ के मामले सब क्लोज करा दिए, अपनी पत्नी के नाम के मामले सब खत्म करा दिए। लेकिन कहा जाता है कि अपराध की फाइलें कभी बंद नहीं होती। एक क्राइम रिपोर्टर के रूप में हम लोग को बताया जाता था कि क्राइम की फाइल कभी बंद नहीं होती, उसको कभी भी रीओपन किया जा सकता है। तो जिस दबाव के कारण पहले अजीत पवार और एकनाथ शिंदे जो है भारतीय जनता पार्टी के पास गए थे, सरकार में शामिल हुए थे, वो तो फिर से हो सकता है। ये बात बिल्कुल प्रेम कुमार जी की बात से मैं सहमत हूं कि इनकी कोई औकात नहीं फिलहाल। लेकिन असली बात यह है कि वो बताना चाहते हैं, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार, कि हम में थोड़ा बहुत दम बचा हुआ है और हम कुछ ना कुछ आपका नुकसान करा सकते हैं। कितना कराएंगे नहीं कराएंगे हम नहीं जानते। वो वापस अपने अपने मूल संगठनों की ओर चले जाएंगे या उन्हें मदद करेंगे। हालांकि ये स्थिति अभी नहीं रह गई है कि माइनस बीजेपी कोई भी सरकार बनाने की स्थिति में कोई भी नहीं है। लेकिन इस उहापोह में केवल ये बात एक्सपोज हो रही है, बात सामने आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। ये बात भी अगर इतना भी बताने में कामयाब हो जाते हैं अजीत पवार और एकनाथ शिंदे, तो वो ये मान के चलते हैं कि निश्चित रूप से हमारा दम जो है महाराष्ट्र की जनता के सामने थोड़ा बहुत लोग महसूस करते रहेंगे। गृह मंत्रालय के अलावा वित्त मंत्रालय को लेकर भी वहां बड़ी खींचतान है। मैं आपको ये छोटी सी जानकारी और दे दूं, अकेला गृह मंत्रालय नहीं है। आप याद कीजिए पिछले समय जिस अजीत पवार ने वित्त मंत्रालय लिया था, कह के लिया था, उसका कारण ये था कि वो चाहते थे कि उनके खिलाफ फिर कोई इस प्रकार के मामले न हो जाएं, जो 75,000 करोड़ का जो सिंचाई घोटाला था। तो इस प्रकार से गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय, ये जब तक इन लोगों को नहीं दिया जाएगा तब तक जो है एकनाथ शिंदे और अजीत पवार जो है उन्हें बीजेपी पे वापस जाने का कोई फायदा नहीं है। वो ये भी जानते हैं कि हमारे बिना भी सरकार किसी न किसी प्रकार से बना ली जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बात आपकी बहुत सही है कि पिक्चर अभी बाकी है, वरना 26 तारीख डेडलाइन थी। अब मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जैसी कोई नोटिस क्यों नहीं भेजी वहां के राज्यपाल को कि आपको 26 तारीख तक का समय दिया गया था, आपने अभी तक सरकार क्यों नहीं बनाई है। देखिए अभी थोड़ी देर पहले राउंड में जो बात चल रही थी कि इस ईवीएम को लेके क्या चुनाव आयोग या कोई सरकार कोई कदम उठाएगी, नहीं। इस देश में पिछले 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के लिए अलग कानून है और गैर भारतीय जनता पार्टी जितने भी लोग हैं उनके लिए अलग कानून है। आप कल्पना कीजिए कि अगर ये स्थिति किसी और के साथ हुई रहती, कांग्रेस अगर इसी स्थिति में रहती जिस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी है, या बाकी दोनों उनके समांतर अजीत पवार वाले की स्थिति रहती, तो अभी तक वो वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू होके 5 दिन हो चुके रहते राजीव जी। आज तक राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है और इसीलिए बहुत कम गैप रखा था। राजीव कुमार जी ने जो गैप रखा था, जो चुनाव कार्यक्रम बनाया था, केवल 2 दिन का समय दिया था। वो उन्हें ऐसा लग रहा था कि त्रिशंकु सरकार आएगी और वो टाइम टेबल से ही पता चल रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की हालत वाकई बहुत खराब है और भारतीय जनता पार्टी की अब की जो सरकार बनेगी वो राष्ट्रपति के जरिए बनेगी, जैसे पहले भगत सिंह कोश्यारी के जरिए बनाई गई थी, तो वैसे ही बनने जा रही थी। अब ये 133 132 जो सीटें आई है वो निश्चित रूप से इसी ईवीएम का ही खेल है। तो असली लड़ाई जो है महाराष्ट्र जैसी, हरियाणा जैसी सारी घटनाएं आपको रोकनी है। तो इसी के कारण एक बार फिर से ईवीएम के खिलाफ जो लड़ाई है उसका महत्व जो है फिर से प्रतिपादित होता है। लेकिन महाराष्ट्र में अभी हमको दिलचस्प चीजें कल तक और देखने को मिलेगी। बाकी देखना होगा कि अब इसमें राष्ट्रपति क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट क्या करता है। सुप्रीम कोर्ट को पूछना चाहिए कि आपने अभी तक हमारे आदेश का पालन क्यों नहीं किया है। अभी देखे जाने वाली बात है
अगले 2-3 दिन जो है बहुत क्रूशियल है। सीएम कौन बनेगा ये बहुत महत्वपूर्ण है। राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल, सीएम कौन बनेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है, करके दिखा सकते हैं। लेकिन चुनाव आयोग कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने अभी 2 दिन पहले 4 दिन पहले कह दिया था कि जब हारते, जहां आप जीतते हैं उसकी बात नहीं करते, हारते हैं तो आ जाते हैं। ये सारी चीजें किस चीज को, अगर डॉट्स को मिलाइए, क्या यहां पर बातें समझ में आती हैं आपको? क्या यहां से चुनाव की प्रक्रिया को हम लोग पारदर्शी होते हुए देख पाएंगे? राजीव जी देखिए, सरकार का पूरा जो खेल है और उसके जितने भी प्रयास हैं वो यही है कि तमाम प्रक्रिया को अपारदर्शी बना दिया जाए। न केवल अपारदर्शी बना दिया जाए बल्कि उसको इतना महंगा कर दिया जाए कि या तो आपको 9-9 लाख रुपए भर के वहां पर आपको अपनी शिकायतें दर्ज करनी पड़ेंगी, या फिर सैयद शुजा जैसे के साथ जो हो रहा है कि आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी जाएगी। लेकिन इससे एक बात तो बहुत साबित यह हो रहा है कि अब चाहे वो राजीव कुमार हो या पूरा चुनाव आयोग कहा जाए, उसको यह पता चलने लग गया है कि हमारी जितनी भी कारगुजारियां हैं, जो हमारी कारस्तानी है, अब वो लोगों के सामने आनी शुरू हो गई हैं। इसलिए सरकार और चुनाव आयोग ये एक दूसरे को बचाने का खेल जो है वो शुरू कर रहे हैं। लेकिन आज ये जो दलितों ने जो संगठन है उसने जो इस प्रकार से आज आंदोलन शुरू किया है रामलीला मैदान में, इसको एक बहुत ही शुभ संकेत माना जाना चाहिए। और लेकिन ये दुर्भाग्य जरूर है राजीव जी, जैसा हम पहले भी कहते आए हैं कि इसको इस तरीके के आंदोलनों के सबसे ज्यादा जो हम कहते हैं कि जिससे प्रभावित हुए हैं वो तो राजनीतिक दल हैं। राजनीतिक दल क्यों नहीं सामने आ रहे हैं? आप याद कीजिए, महमूद प्राचा और भानु प्रताप सिंह जैसे लोगों ने सबसे पहले इस मामले को उठाया जाना चाहिए था राजनीतिक दलों के द्वारा, जिससे प्रभावित हो रहे हैं। उनकी पूरी की पूरी जीत जो है वो भारतीय जनता पार्टी चुरा कर ले जा रही है अपने चुनाव आयोग के जरिए, तो आपको सामने आना चाहिए था। लेकिन अब ये अच्छी बात है, चलिए देर से ही सही, अब ये पता चल गया है कि जब तक आपकी असली लड़ाई जो है वो भारतीय जनता पार्टी से तो बाद में है, उसके पहले आपको कोर्ट से लड़ना है, उसके पहले आपको चुनाव आयोग से लड़ना है। चुनाव आयोग के खिलाफ अब ये जो सीधी सीधी बात हो रही है, और निश्चित रूप से देखिए उसके बचाव में अब भारतीय जनता पार्टी आएगी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आएंगे। जैसा हमेशा होता रहा है कि कोई भी चुनाव होने के बाद जैसे ही कोई भी पार्टी आरोप लगाती थी कि चुनाव को हैक किया गया है, ईवीएम मशीनों के साथ छेड़छाड़ हुई है, हमारी जो मैंडेट है उस पर डाका डाला गया है, तो उसका जो खंडन है वो चुनाव आयोग तो बाद में करता था। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो है उनको बचाव में उतर आते थे, या भारतीय जनता पार्टी पे कोई हमला होता था चुनाव के मामलों को लेकर तो उसका बचाव जो है वो राजीव कुमार या कोई दूसरे आयुक्त करने लग जाते थे। तो इस प्रकार से एक दूसरे को बचाने का खेल तो है। असली लड़ाई जो है, जब तक आप चुनाव आयोग के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई नहीं लड़ेंगे, और इस चुनाव आयोग से लड़ने का मतलब है ईवीएम के साथ आपको लड़ने पड़ेंगे, तब तक आपका कोई भी विमर्श, आप जितनी भी बातें करती हैं, ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो ईवीएम के कारण ही आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। आप अगर अदानी से लड़ना चाहते हैं, आप जो पूंजीपतियों के खिलाफ जो लड़ना चाहते हैं, या मोनोपोली के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, या लोगों को आरक्षण देना चाहते हैं, लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, ये सारे तभी सफल हो पाएगी ये सारी लड़ाइयां, छोटी बड़ी जितनी भी लड़ाइयां हैं, जब तक आप इस ईवीएम का जंजाल जो है वो सामने से नहीं खत्म करेंगे। आप देखिए पूरी दुनिया में देखिए 100 से ज्यादा ऐसे देश हैं जहां पे बैलेट पेपर के जरिए ही चुनाव होता है। और अगर उदाहरण भी देते हैं कई बार भारतीय जनता पार्टी वाले कि बहुत सारे देश तो ऐसे हैं जो ईवीएम का इस्तेमाल करते हैं जी। तो आपको बड़ी हंसी आएगी कि कौन से देश हैं जहां पर ईवीएम का इस्तेमाल होता है। उसमें भूटान है, नेपाल है, घाना है, नाइजीरिया है, रूस है, ऐसे देश हैं, गिनती के 30 देश हैं, 30, 32, 35 देश ही हैं जो ईवीएम का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप अपने आप को किन देशों के बराबर खड़ा करना चाहते हैं? इन देशों के बराबर, या आप नीदरलैंड, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका जैसे देशों के साथ खड़ा करना चाहते हैं खुद को, जहां पर ईवीएम को या तो बैन कर दिया गया है या जिसका कभी भी इस्तेमाल नहीं हुआ है जी। और ये नहीं हुआ है तो उसका कारण यही है कि उसमें अपारदर्शिता है और लोगों को बिल्कुल इस बात की गारंटी नहीं है कि हमने जिसे वोट दिया है क्या वाकई उसके पक्ष में वो वोट गया है। तो ज्यादातर लोगों ने पाया छानबीन में, अब बहुत गहरी जांच होने के बाद नीदरलैंड और इटली ने इसको खत्म किया ईवीएम को। ऐसा नहीं कि किसी ने बात कही और उसको खत्म कर दिया गया, गहरी छानबीन की गई। कुछ देशों में कुछ समय तक इसका इस्तेमाल भी किया गया, हमारे अपने देश में भी 2004 से शुरू हो गया था, लेकिन इसके खिलाफ देखिए कभी भी ऐसी बात नहीं कही गई थी। अब ये अलग बात है कि जब
मनमोहन सिंह सरकार से आप लड़ नहीं पा रहे थे तो आपने अपने एक प्रवक्ता के जरिए पूरी की पूरी किताब लिखवा दी ईवीएम के ऊपर। जीवीएल नरसिम्हा राव की मैं बात कर रहा हूं, और जिसका विमोचन जो है लाल कृष्ण आडवाणी ने किया था, और उन्होंने ये कहा था कि ये लोकतंत्र के खिलाफ है ईवीएम। तो आज ईवीएम किस प्रकार से आपके पक्ष में हो गई, ये बात कोई समझाए भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता। लेकिन अब वो जान गए हैं कि ईवीएम के ही जरिए हम चुनाव लड़ सकते हैं। पूरी की पूरी 80 सीटें लोकसभा में 2019 और 2024 के बीच कम हुई है। तो इस प्रकार से आपकी छवि गिर रही है, आपके सारे जितने भी मुद्दे हैं वो मार खा रहे हैं चुनावी मैदान में, आपकी तमाम रैलियां फ्लॉप हो रही हैं। फिर भी जब आप जीते जा रहे हैं तब कहीं सीधे सीधे बात होती है कि ईवीएम के ही जरिए आप चुनाव जीत रहे हैं। ये अच्छी बात है। और मैं अंतिम बात करके खत्म करूंगा कि बेलगांव में जो 26 तारीख से ये जो शुरू हो रहा है आंदोलन, बेलगाम बहुत महत्वपूर्ण जगह है जहां पर पूरे अपने जीवन में कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ और जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, वो एकमात्र अधिवेशन था। और वहीं पर एक कुआं अभी भी है जिसका पानी पीकर कार्यकर्ताओं ने प्यास बुझाई थी, उसका नाम कांग्रेस कुआं है। पूरे देश में एकमात्र कुआं है जिसका नाम कांग्रेस कुआं है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि उस जगह को चुना गया है, और निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि इसमें सभी लोगों को आंदोलन में आना चाहिए। और ये केवल पॉलिटिकल पार्टीज की बात नहीं रह गई है, जिसका भी लोकतंत्र में स्टेक है, हर वो आदमी जो अपनी उंगलियों पे निशान लगा के फेसबुक पर डालता है, सोशल मीडिया पे डालता है और दिखाता है, इतराता है कि मैंने देखे लोकतंत्र के पक्ष में आज अपना वोट दिया है, वो ये नहीं जान रहा है कि जिसको वो वोट देकर आया है, पता नहीं वो वोट वाकई उसको गया है या किसी और को गया है। तो ये हम सब की लड़ाई है। करने दीजिए एफआईआर, कितनी एफआईआर करेंगे? बहुत सारे, आपको याद होगा, बहुत सारे ऐसे मामले थे पिछले 10 सालों में कि कोई भी आंदोलन होता था, 2-4 लोगों के खिलाफ एफआईआर होती थी, लेकिन उसके बाद एफआईआर होनी बंद हो जाती थी। तो ये अच्छी बात है। अगर एफआईआर होती है तो अब देखा जाएगा कितने लोग इस आंदोलन में साथ आते हैं। लेकिन ये बात जरूर है कि जब तक ईवीएम नहीं हटेगा तब तक आपका कोई भी विमर्श, कोई भी योजना, कोई भी कार्यक्रम सफल नहीं हो सकते। आपको अगर सरकार से कुछ पाना है, कोई अच्छी चीज चाहिए, आपको अपना जीवन खुशहाल बनाना है, तो सबसे पहले आप ईवीएम को हटाइए, उसके बिना कुछ भी नहीं होगा। ये सबकी लड़ाई है। राजीव जी। ईवीएम को हटाइए, ये बहुत